नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जो कि आपका पेपर नंबर 3 है और किसका है, IDD के स्टूडेंट का। और हम बात करेंगे भैया जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ये आपका पेपर है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आपका यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 की बात करेंगे क्योंकि 1, 2, 3 यूनिट जो है आपकी अपलोड कर दी गई है। और भैया प्लेलिस्ट भी इस सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर मौका मिलेगा तो आपको कह सकेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इस विषय की, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये विषय आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि ये अटपटा विषय है, मुझे पता है इस बारे में, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी ये सब्जेक्ट अटपटा लगता था। बशर्ते इस सब्जेक्ट का थोड़ा नाम पहले चेंज था, अब इस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया गया है ना। पहले इसका नाम एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज था, है ना, तो अब इसका नाम चेंज किया गया और कुछ इसमें नई चीज़ों का समावेशन भी किया गया। तो थोड़ा ये कठिन सब्जेक्ट हमको भी लगता था, आशा है आपको भी लग रहा होगा, मुझे पता है। तो जानते हैं। और इसके बाद में जब भी अगर मौका मुझे मिलता है, क्योंकि अभी भैया HI की भी, आपके सेकेंड ईयर की भी, है ना, HI के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी, इनकी सबकी वीडियो अपलोड करनी है। और जैसे ही अपलोड हो जाती हैं और अगर शुक्रवार या शनिवार में मौका मिलता है तो आपके लिए मैं इसका मॉडल पेपर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और विद इन उनको मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को लिखोगे और कैसे किन किन उत्तरों को आप करोगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में बात करते हैं हम, कहता है कि जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, इनके लिए जो भी असेसमेंट है वो कह सकेंगे कि उस असेसमेंट का बौद्धिक अक्षम के जो छात्र, जो हमारे बौद्धिक अक्षमता के जो छात्र हैं, इनके असेसमेंट के लिए उद्देश्य और महत्व क्या होगा, आखिरकार इन बच्चों का आकलन क्यों किया जाएगा और उसका महत्व क्या होगा, है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षम बच्चों की, तो कहते हैं इनका आकलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किस प्रकार से, किस कारण से बौद्धिक अक्षम हुए, हमको ये जानना है। इनमें हमें इनकी अक्षमता की, जो भी बौद्धिक अक्षमता है, ये बचपन में हुई, जन्म से पहले कोई कारण था या अनुवांशिक कोई कारण है जिसके कारण हुई, ये जानना। दूसरी चीज़ क्या है, हम अगर उनकी अक्षमता की पहचान कर लेंगे, उनको हम जान लेंगे, तो क्या होगा कि हम उनको कौशल, जो भी उनकी सामाजिक कामकाज, स्वतंत्रता, उनमें हम दिला सकेंगे बच्चे को। जो भी अगर गंभीर बच्चा है, बौद्धिक अक्षम बच्चा है ना, तो उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके अक्षमता के कारण क्या हैं, बच्चे की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक वातावरण क्या है, बच्चे में आनुवंशिक विकार कैसे हुआ, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, कार्यात्मक क्षमता कहाँ पर बच्चे के प्रभाव पड़ रहा है, और बच्चा अपने जीवन कौशल को विकसित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अपेक्षाकृत हम जानेंगे कि जो भी बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनका बुद्धिलब्धि क्या है, इसलिए हम लोग इन बच्चों का असेसमेंट करते हैं। बच्चे का सामाजिक वातावरण जानने के लिए, बौद्धिक अक्षमता जानने के लिए, बच्चे का शारीरिक पृष्ठभूमि, है ना, बच्चे की संज्ञानात्मक पृष्ठभूमि, इनको जानने के लिए, बच्चे की क्षमता कितनी है, बच्चे का स्तर क्या है, गंभीरता का स्तर क्या है, इनको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का असेसमेंट करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं। बच्चा अगर शुरुआत में ही है, यानी कि प्री स्कूल में है ना, प्री प्राइमरी या प्री स्कूल में हम कह सकते हैं, तो आमतौर पर बच्चा कितने साल का होगा, तो हम कहेंगे प्री स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो बच्चा 3 वर्ष का लगभग में, है ना, 3 से 7 वर्ष का हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर
बच्चा अपने आसपास के वातावरण, जो भी पूर्व स्कूल है इसमें आमतौर पर हम देखने को हमें मिलेगा कि बच्चे किस प्रकार से सामान्य वातावरण में चीज़ों को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उनकी सामाजिक क्षमता कितनी है, उनकी शारीरिक क्षमता कितनी, उनका स्तर क्या है, दिव्यांगता का स्तर क्या है, यानी कि कितने स्तर तक वो दिव्यांग हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है ना, कौन सा स्तर है इनका, कितनी बुद्धि लब्धि है बच्चों की। प्रारंभिक बचपन में जो भी मानकीकृत परीक्षण है इनका उपयोग करके हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर बच्चे की जो चीज़ें पहचानी जाती हैं, देखा जाता है बच्चे का स्थूल गामक कौशल कैसा है, बच्चा चल फिर रहा है या नहीं चल पा रहा है ना। बच्चे के सूक्ष्म गामक कौशल हैं कैसे हैं, यानी कि बच्चा चीज़ों को पकड़ पा रहा है हाथों से या चुकोटी काट पा रहा है, इन सभी चीज़ों को। आँख और हाथ का समन्वय, आँख और हाथ का समन्वय, बच्चा जहाँ पर हाथ है वहीं पर आंखें दिखा रहा है ना, आंखें ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, तो आँख और हाथ का समन्वय सही है या नहीं है, बच्चा अक्षरों की पहचान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या हम कोई भी आकृति दिखाएंगे है ना, उनकी पहचान बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बच्चा जो भी संख्याएं हैं इनको पहचान पा रहा है या नहीं, बच्चा रंगों की पहचान कर पा रहा है या नहीं, है ना, बच्चा भाषण कौशल जो भी स्पीच है बच्चे की वो कितनी विकसित हुई है ना, और बच्चे का सामाजिक कौशल यानी कि दोस्त हुए समाज में बच्चा किसी से नमस्ते कर रहा है या नहीं कर रहा है, सहयोग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों का बच्चे का क्या करेंगे, आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद में बच्चा जिन कौशल क्षेत्र में पीछे है, अगर हम प्री प्राइमरी में बच्चे को ले जा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का आकलन कर लेंगे। बच्चा जिन कौशल क्षेत्रों में पीछे है, आकलन करने के बाद में उनके लिए हम क्या करेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें शिक्षक, माता पिता और बच्चे ये सभी शामिल होंगे। बच्चों को हम इंद्रियों के माध्यम से, कई इंद्रियों के माध्यम से कहेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चे की दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, बच्चे को खेल विधि में हम लोग भागीदारी बनाएंगे, बच्चे को सुना करके, दिखा करके, बोल करके, स्पर्श करा करके, इन गतिविधियों के द्वारा हम बच्चे को बेहतर बनाने का, उनके कौशलों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, खास करके इनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं, है ना, इनकी जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, दैनिक गतिविधियां हैं, बच्चा मॉर्निंग में उठ रहा है, ब्रश कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चा नहाने जा रहा है तो जो चीज़ें उसको ज़रूरत हैं वो उनका कैसे प्रयोग कर रहा है ना, कपड़े कैसे पहन रहा है, तो जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, कौशल हैं, उनको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चे की समझ, रुचि और शब्दावली, इनका हम लोग मूल्यांकन करेंगे, और अगर ये बेहतर नहीं है तो हम इन चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रोग, चोट, किस कारण से बच्चा पीछे रह गया है, बौद्धिक अक्षम बच्चा हो गया है, इसका पता लगाएंगे। खास करके चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनको हम व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन पर कार्य करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को हम संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उनको नए नए अवसर देंगे, जो बच्चे बेहतर रूप से मौखिक क्षमता और संगीत और कलात्मक क्षमता में एक बेहतर ज्ञान को बढ़ा सकें। तो ये आपको देखने को मिलता है बौद्धिक अक्षम बच्चों के आकलन करने में। बच्चों की सीमा क्या है, बच्चों में किन किन प्रौद्योगिकी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, किन किन टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर हुआ, वीडियो हुआ, डिजिटल फोटोग्राफी हुई, है ना, ये सारी चीज़ें। जो भी व्यक्ति है या बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी कैसे हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे, फीडबैक यानी कि अवसर उनको हम कैसे कैसे देंगे, और भैया कह सकते हैं कि जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनको पढ़ने में, इनका विश्लेषण करने में, योजना बनाने के लिए जो भी अतिरिक्त समय है इसकी आवश्यकता होगी। जो भी बच्चे को सूची है वो तैयार करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए बहुविषयक टीम भी होती है ना, मल्टी डिस्पेंसरी टीम, जहाँ पर आपका विशेष शिक्षक से लेकर के आपके ऑडियोलॉजिस्ट हुए, आपका कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक हुआ, स्पीच थेरेपिस्ट हुआ, है ना, तो ये लोग भी यहाँ पर सहायता देंगे।
ये लोग भी कह सकते हैं कि मल्टी डिस्पेंसरी टीम भी बच्चे के लिए एक बेहतर रूप से उनके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका चयन किया जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे थे इनका हम लोग आकलन करेंगे और उनको हम इस प्रकार से उपस्थिति में लाएंगे। इसके बाद में आपका जो यूनिट आता है वो यूनिट है आपका, ये आपका 4.2, इसको ऐसे करिएगा, ऐसे स्टार बना करके, है ना। कितनी बार स्टार बनाएंगे हम लोग? 5 बार स्टार बनाएंगे। और 5 बार स्टार बनाएंगे तो तुरंत भैया हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। लाइक करने के बाद में अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पास में ही बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन। ये किस लिए? क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको भी पता है कि भैया अपने परिवार को कितना ले जाना है आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक, 50 के, यानी कि 44 के का परिवार अपना हो चुका है। केवल भैया 6 के स्टूडेंट्स ही अपने परिवार में और चाहिए, अपना परिवार 50 के हो जाएगा। और जैसे ही 50 के का परिवार हो जाएगा तो हमारे जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनके साथ में हम करेंगे एक अच्छी सी पार्टी। और क्या होगा? क्या होगा? हम लोग पार्टी करेंगे और क्या होगा? बच्चों को खाने की सामग्री और जो भी जितना अपने से हो सकेगा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उस पार्टी में भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हमारे दिव्यांग बच्चों को पार्टी मिले, तो भैया आपका पूरा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि कल आप इन बच्चों को ही पढ़ा करके अपना जीवन यापन करोगे। तो देखते हैं कितनी जल्दी आप हमारा चैनल 50 के तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ आपका यूनिट 4.2, इसमें जो भी आपके प्री स्कूल के स्तर के उपकरण हैं, आपका उपनयन के बारे में बात होगी, है ना। आपका उपनयन के बारे में बात होगी और आरंभ के बारे में बात होगी, है ना। आरंभ के बारे में बात होगी और आपका पोटाज मॉडल के बारे में बात होगी, है ना। पोटाज मॉडल के बारे में बात होगी। उसके बाद में जो भी आपके असेसमेंट के टूल्स हैं, MDPS, बेसिक मार्क, ग्लैड, FACP, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग अगर उपनयन की बात करें, उपनयन की, तो कहेंगे ये जो हमारे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, ये इन बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए असेसमेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? उपनयन टूल का उपयोग करेंगे, उपनयन की सामग्री का उपयोग करेंगे। इस उपनयन में उपयोगकर्ता पुस्तिका, गतिविधि कार्ड, है ना, इनका सब, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होगा? कुल इसमें आपको उपनयन की अगर हम बात करेंगे तो कुल इसमें आपको 5 जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेंगे। 5 क्षेत्रों में पहले हम लिख लेते हैं 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें आपका मोटर कौशल होगा, है ना। इसमें आपका स्वयं सहायता कौशल होगा, स्वयं सहायता कौशल होगा। इसमें आपका भाषा कौशल होगा। इसी में आपका अनुभूति कौशल होगा, है ना। और इसी में आपका सामाजीकरण होगा, है ना, सामाजीकरण होगा। या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत कौशल भी, बौद्धिक या व्यक्तिगत कौशल भी हम लोग गिन सकते हैं। तो भैया इन सभी क्षेत्रों में 50, 50, 50, 50 और 50, यानी कि आपको टोटल 250 प्रश्न जो हैं, टोटल 250 प्रश्न जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर बात की जाए तो प्रोफेसर जया कृष्णन जी ने, है ना, जया कृष्णन स्वामी ने इसको मधुरम नारायण सेंटर में विकसित किया था, जो कि हमारे भौतिक अक्षम बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक्टिविटी कार्ड्स होते हैं यहाँ पर, है ना। और इसकी स्कोरिंग कैसे की जाएगी? तो कहेंगे जो भी रंगीन संकेत हैं उनके माध्यम से हम लोग इसकी स्कोरिंग करेंगे। अगर कोई बच्चा कर लेता है तो कोई क्रिया नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या देंगे? B देंगे। ऐसे ही आपका ये जो टूल था उपनयन, ये यहाँ पर बहुत छोटा सा टूल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जो भी आपकी गतिविधि कार्ड हैं जैसे आपके, है ना, इनको चरण दर चरण निर्देशित करेंगे। बच्चे के लिए जो भी शिक्षक और बच्चे का चित्र है प्रदर्शन करने के लिए गतिविधियों के लिए वो बनाएंगे। जो भी सामग्री होगी उसकी सूची तैयार कर लेंगे, है ना। जो भी मूल्यांकन और प्रशिक्षण होगा उससे उपलब्ध जो खिलौने होंगे उनका भी मूल्यांकन करेंगे और प्रशिक्षण में जो भी अन्य सामग्रियां होंगी उनको भी शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को अपने उपनयन टूल में मिली। एक्टिविटी कार्ड्स आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं आरंभ की।
आरंभ, नाम से ही स्पष्ट है आरंभ। तो कहेंगे क्या भैया कि जो भी आपके, ये आपको कहेंगे हम 2002 में, है ना, 2002 में जो भी आपके 3 से 6 वर्ष के जो आयु के वर्ग के बच्चे हैं, इसको किसके द्वारा, NIMH के द्वारा इसको विकसित किया गया, है ना। तो जो भी आपके 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनके लिए आरंभ टूल का प्रयोग करेंगे, है ना। इसमें आपके कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी होगी, है ना, और जो भी आपका कार्ड्स होंगे या एक्टिविटी होगी, उसमें आपका कैलेंडर आएगा, उसमें आपके गतिविधि कार्ड होंगे, उसमें सामग्री किट होगी, है ना, उसमें पुस्तिका होगी और शिक्षक पुस्तिका होगी। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम कह सकेंगे कि जो भी आपका ये एक्टिविटी कार्ड्स हैं ये, है ना, इसमें आपको जो भी बच्चे हैं, या हम कह सकेंगे 280 कार्ड जो एक्टिविटी कार्ड्स हैं, इनमें आपको 5 क्षेत्रों में आपको जो भी आपके 5 क्षेत्र बताए गए, इनमें आपको देखने को मिलेंगे। जो विकास है, बच्चा कहाँ पर पठार उत्पन्न कर रहा है, उसकी जांच के लिए, उसके आकलन के लिए हम लोग इसका आपके आरंभ टूल का प्रयोग करेंगे, है ना। स्कूल जो भी आपका रेडीनेस पैकेज है, इसके तहत आपके ये आरंभ टूल को लाया गया था। इसके बाद में आपका है पोर्टाज मॉडल, है ना। पोर्टाज मॉडल ये सारे आपका PORTAGE पोर्टाज मॉडल, है ना। ये किसके लिए भैया, ये अर्ली इंटरवेंशन के लिए, है ना। शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल इसको हम लोग कह सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल यानी कि जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनका शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल हम लोग इसको पोर्टाज मॉडल को कहते हैं। इसका जो विकास था M. शेरर, MS. ब्लूम, है ना, GM. हिलगार्ड, जो कि कहाँ के थे, सब ये कहाँ के थे, USA के थे। इन्होंने इसका विकास किया था। ये 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त किया जाता है, यानी कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनके लिए भैया ये उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए जो भी क्षेत्र हैं, शिशु उद्दीपन, स्वयं सहायता, है ना, गामक, बौद्धिक, भाषा एवं सामाजिक, ये क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पोर्टाज मॉडल जो था, खास करके इसका जो आपका ये पोर्टाज मॉडल था, इसका 9 भारतीय भाषाओं में CD में अनुवाद भी किया गया। और जो भी बच्चे हैं, इनको ध्यान रखने के लिए, कौशल अधिक से अधिक सिखाने के लिए माता पिता को मॉडलिंग और पुनर्बलन के द्वारा अधिक प्रभावशाली शिक्षक जो इस काम को बनाएगा। माता पिता अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो भैया उनको भी सीखने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पोर्टाज मॉडल में, पोर्टाज गाइड में देखने को मिलेगी, जो कि आपका अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप का एक मॉडल है या एक आपका टूल है। इसके बाद में आपका पेपर में पूछा गया बेसिक MR, ये भी आपके पेपर में पूछा गया। आपका जनवरी का एग्ज़ाम था, वहाँ पर एक असेसमेंट टूल के बारे में पूछा गया था। इसके बाद में जो आपका मई में जिनका बैग लग के आया, वहाँ पर पूछा गया किसके बारे में, MDPS के बारे में, है ना। और हो सकता है कि भैया आपकी बार FSCP के बारे में पूछ दे, है ना। तो ये सारे बेसिक MR, MDPS, FSCP ये आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है और सभी की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक MR की बात होगी तो आप कहोगे सर बेसिक MR की तो फुल फॉर्म हमको बहुत दिनों से याद है, तो कहेंगे क्या होती है, तो कहोगे सर बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, है ना। ऐसे आप कहोगे MDPS की, तो कहोगे सर ये भी हमको याद है, तो कहेंगे क्या है, तो आप बताओगे हमें, कहोगे मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऐसे ही कहोगे सर FSCP की तो हमको जब से हमने D.Ed किया था तभी से हमको याद हो गई थी, तो कहोगे क्या होगी, तो कहेंगे सर फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। तो ये जो आपके बेसिक MR, MDPS, ये सारे जो आपके टूल हैं, इनके बारे में, इनको आप क्या कीजिए, इन सभी टूल्स को आप ऐसे स्टार बनाइए, ऐसे, है ना, ऐसे वाला ही स्टार बनाइएगा बेटा, ठीक है। ऐसे वाले अगर आप स्टार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात कर लें, चलो हम लोग पहले 20 से शुरू करते हैं, यहाँ से, या ये वाला शुरू करें। तो सबसे पहले मैं एक शुरू करता हूँ आपका बेसिक MR से, क्योंकि सबसे पहले इसको हमने लिख लिया है, तो यहीं से शुरू करते हैं। आपका बेसिक MR क्या है, तो कहेंगे भैया ये जो बेसिक MR आपका टूल है, ये भी आपका क्या है, असेसमेंट टूल है। इसको जो भी आपका यहाँ पर हम लिख लेते हैं BASICMR, है ना। इसके बारे में अगर हम कहें
तो भैया इसको 1991 सत्र की अगर बात करें 1991 से 1992 में इसको विकसित किया गया। किसने किया? तो आप कहोगे सर डॉक्टर रीता पेशावरिया, है ना, डॉक्टर रीता पेशावरिया। और किसने किया? तो कहोगे सर एस वेंकटेशन, है ना, इन्होंने इसको विकसित किया। और कहाँ पर? तो आप कहोगे सर NIMH में इसका विकास किया गया। ठीक है, इतना सभी लोग समझ गए होंगे। ये टूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितनी बार आप स्टार लगा के इनको बनाओगे उतनी बार इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए? तो जो भी आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनके व्यवहार को, इनकी सूचनाओं को, इनके वर्तमान स्तर को जानने के लिए आपके बेसिक MR का, है ना, प्रयोग किया जाता है। बेसिक MR को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया। एक जो बच्चे का कौशल व्यवहार होगा, है ना, दूसरा जो बच्चे का समस्या व्यवहार होगा, यानी कि जिसको हम लोग प्रॉब्लम बिहेवियर कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्किल बिहेवियर। प्रॉब्लम बिहेवियर और स्किल बिहेवियर। अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे 3 से 16 वर्ष या 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनके लिए, इनके आकलन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो कहोगे सर बेसिक MR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आपके बेसिक MR टूल की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। हम अगर बात करें कौशल बिहेवियर की, यानी कि कौशल बिहेवियर यानी कि स्किल बिहेवियर की, है ना, तो स्किल बिहेवियर में आपके 7 क्षेत्रों में 40-40 प्रश्न, यानी कि 7 × 40 280 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 7 आपके जो क्षेत्र हैं उसमें 40 कौशल, और 40 कौशल में से अगर हम बात करें सभी क्षेत्रों की, तो कहेंगे टोटल हमको 280 कौशल जो हैं वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें 7 क्षेत्र, चाहे वो आपका गामक कौशल हो, है ना, चाहे वो आपका गामक कौशल हो, चाहे वो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हों, है ना, चाहे वो आपका भाषा हो, चाहे वो आपका पढ़ना लिखना हो, है ना, संख्या और समय हो, है ना, घरेलू और सामाजिक कार्य हो, व्यावसायिक रुपया पैसा, है ना। इस प्रकार से आपके 7 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे बेसिक MR में। ऐसे ही अभी हम 7 इनकी पहले हम प्राप्तांक यानी कि इनके हम मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं अगर बच्चा इंडिपेंडेंट है, अगर कार्य बच्चे को कराया जा रहा है, बच्चा पूरा कार्य कर रहा है, तो बच्चे को हम कितने? 5 अंक देंगे। अगर बच्चे को सांकेतिक भाषा यानी कि जेस्चर प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, सांकेतिक भाषा दी जा रही है ना, तो हम क्या करेंगे? बच्चे को 4 अंक देंगे। जो भी क्रिया हम करा रहे हैं, बच्चे को सांकेतिक सहायता दे रहे हैं, तो बच्चे को 4 अंक देंगे। बच्चे को अगर वर्बल प्रॉम्प्ट यानी कि शाब्दिक सहायता दे रहे हैं, तो बच्चे को हम 3 अंक देंगे। बच्चे को अगर हम कह सकते हैं शारीरिक सहायता दे रहे हैं यानी कि फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो बच्चे को क्या? हम 2 अंक देंगे। अगर बच्चा हम पर पूर्णतः आश्रित है, तो बच्चे को हम कितना? 1 अंक देंगे। पूर्णतः हम ही पर आश्रित है और बच्चे पर वो कह सकते हैं कि बच्चे की आयु के अनुसार वो चीज़ अगर लागू नहीं होती, वो क्वेश्चन लागू नहीं होता, तो हम 0 देंगे उसको। तो ये आपका बेसिक MR पार्ट A के बारे में था, है ना। अब हम बात करते हैं बेसिक MR पार्ट B के बारे में, जहाँ पर हमने प्रॉब्लम बिहेवियर की बात की थी, है ना। और जो भी आपका बिहेवियर है ना, प्रॉब्लम बिहेवियर है, इसको हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा, है ना, समस्या व्यवहार प्रबंधन के द्वारा हम बच्चे को बेहतर बनाते थे। तो जो आपका प्रॉब्लम बिहेवियर है भाग B, यहाँ पर उग्र व विनाशकारी व्यवहार आएगा। बच्चा अगर चिड़चिड़ापन दिखा रहा है ना, चिड़चिड़ापन दिखा रहा है तो वो आएगा, है ना। स्वयं घातक व्यवहार आएगा, पुनरावृत्ति व्यवहार आएगा, बच्चा बार बार चीज़ों को दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। अनोखा व्यवहार आएगा, विद्रोही व्यवहार आएगा, है ना, या हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवहार और भय। ये सारी चीज़ें आपको पार्ट B में देखने को मिलेंगी, है ना। तो पार्ट B में कुल आपके जो ये क्षेत्र होंगे, कुल जो आपके क्षेत्र होंगे, इसमें आपको 75 समस्या व्यवहार कौशल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। 75 जो कौशल हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर बच्चा सामान्य व्यवहार कभी कभी प्रदर्शित कर रहा है, तो भैया कह सकते हैं कभी नहीं प्रदर्शित कर रहा है, तो हम लोग देंगे N यानी कि नेवर, है ना। और अंक अगर देंगे तो 0 दर्ज करेंगे। और अगर बच्चा कभी कभी प्रदर्शित कर रहा है, तो हम लोग उसको O देंगे, है ना, O देंगे।
और अगर बच्चा जल्दी जल्दी प्रदर्शित कर रहा है तो उसको हम क्या देंगे, F देंगे, है ना। कुल हम 150 अंक बच्चे को दे सकते हैं पार्ट बी में। तो ये आपका जो कि बेसिक एमआर था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आपके दूसरा जो आपका टूल मैंने लिखा था जिसका नाम क्या था, तो आप बताओगे सर MDPS था, है ना, MDPS था। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहेंगे भैया ये आपका चेन्नई में, है ना, इसका विकास कहाँ, चेन्नई में किया गया था। और कह सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया, तो कहेंगे भैया प्रोफेसर जयचंद्रन, है ना, P बिमला, है ना, इनके द्वारा ये दिया गया, इनका विकास किया गया। और ये एक प्रकार का क्या है आपका CRT यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है ना। ये मानसिक बंधित जो आपके मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, भौतिक दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों के आकलन के लिए और कार्यात्मक प्रोग्राम को निर्धारित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कुल 18 क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें सूक्ष्म गामक हुआ, स्थूल गामक हुआ, बच्चे की खाने की क्रियाएं, कपड़े पहनने की क्रियाएं, श्रृंगार संबंधी क्रियाएं, शौच संबंधी क्रियाएं, कह सकते हैं कि आपके बच्चे के ग्रहणशील भाषा कौशल, जकलाने वाली भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे का पढ़ना हुआ, बच्चे का लिखना हुआ, समय, रुपया, पैसा, जो भी सामुदायिक अंतःक्रिया है, व्यवसायिक क्रिया, इस प्रकार से इनके कुल 18 क्षेत्र होंगे और प्रत्येक क्षेत्र में 20-20 कौशल होंगे, है ना। टोटल आपके 360 आइटम जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर बच्चा कर लेगा तो A देंगे, बच्चा नहीं कर पाएगा कार्य को तो B देंगे। A को हम किससे, नीले से कलर करेंगे और B को किससे हम लोग करेंगे, लाल से कलर करेंगे। तो ये आपका जो था MDPS था, है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। और अगर पिछली बार आपके लिए आपके एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था, है ना, MDPS पूछा गया था या FACP पूछा गया था, ये मुझे सही से याद नहीं, लेकिन बेसिक एमआर पहली बार तो पूछा गया था कि कोई भी आकलन का आप टूल लिखिए, तो वहाँ पर आप कोई भी लिख सकते थे। लेकिन पिछली बार शायद FACP या MDPS में से ही कोई टूल बेटा पूछा गया था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपका एक असेसमेंट टूल है, जो कि इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया ही नहीं, है ना। FACP पर तो हम बात कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग बात करते हैं ग्लैड की, है ना, ग्लैड की। और इसको भी स्टार ऐसे बना लो, ऐसे वाला स्टार बना लो, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। इसको जयंती नारायण ने कहाँ पर NIMH यानी कि सिकंदराबाद में इसको विकसित किया था। यह उपकरण कक्षा 1 से 4 तक की जो अधिगम समस्याग्रस्त बालक हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है, अंग्रेजी, हिंदी, है ना, इनको भी शामिल किया गया। जटिल सरल से जटिल की ओर चीज़ों को सिखाया जाए भाग आ में। और जो भी बच्चों की निष्कर्ष जो भी कह सकते हैं अंक हैं वो प्रदान किए जाएं। ऐसे ही भाग जो बा होगा, इसमें बच्चे की पृष्ठभूमि, आयु, लिंग, विद्यालय परिसर, परिवार, है ना, आर्थिक समस्याएं, जो भी अभिभावक हैं इनकी शिक्षा, है ना, इसके बारे में बात की गई। और आपका खंड बा में बच्चे की दृष्टि क्षमता, बच्चे का श्रवण क्षमता, है ना, इन क्षमताओं के बारे में बात की गई। और उसके बाद में लिखना, पढ़ना, गणितीय कौशल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके भाग बा में बात की गई। तो आपका जो ग्लैड है ये यहाँ पर इतना ही था। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका इम्पॉर्टेंट, इसको भी इम्पॉर्टेंट लगाओ, चारों के चारों टूल इम्पॉर्टेंट लगाओ, बिल्कुल याद करके जाना, आपको आएगा जरूर, फंसेगा जरूर, है ना। FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, है ना, ये इसका फुल फॉर्म। इसको हम समझाते हैं आपको, खास करके जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, ये भी आपका कहाँ पर NIMH में ही विकसित किया गया था, NIMH में ही बनाया गया था। और बच्चों की जो शैक्षिक आकलन है इस टूल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि बच्चा जब कक्षा में प्रवेश करेगा तो किन कक्षाओं में जाएगा और किस एज का बच्चा होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, FACP के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मैं देखिएगा यहाँ पर मैं आपके लिए फिगर बना दूंगा और समझा दूंगा। अगर बच्चा कितने वर्ष का है,
अगर बच्चा है 3 से 6 वर्ष का तो उसको हम लोग रखेंगे प्री प्राइमरी में, ठीक है। बच्चा 80% क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, 80% जो भी कौशल कराए जा रहे हैं बच्चा उनको कर रहा है, तो बच्चे को हम कहाँ ले जाएंगे, प्राइमरी में ले जाएंगे। वहाँ पर यहाँ पर एज कितनी होगी, 3 से 6 वर्ष में प्री प्राइमरी, है ना। और जब बच्चा प्राइमरी में जाएगा तो बच्चे की एज जो होगी 7 से 10 वर्ष होगी। अगर बच्चा 80% नहीं कर पा रहा है, यानी कि लेस देन 80% है, 80% नहीं सीख पा रहा है, तो उसको हम ले जाएंगे प्राइमरी सेकंड में, और इसकी एज कितनी होगी, 9 से 14 वर्ष, है ना। अगर यहाँ पर आते हैं, अगर बच्चा यहाँ पर 80% को अचीव कर रहा है तो उसको हम ले जाएंगे माध्यमिक में, या हम सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं या माध्यमिक कह सकते हैं। बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, तो 11 से 14 वर्ष का जो बच्चा है सेकेंडरी में जाएगा। अगर बच्चा यहाँ पर भी 80% गोल को अचीव कर रहा है, 80% नंबर ला रहा है, तो उसको हम ले जाएंगे प्री वोकेशनल में। और अगर बच्चा यहाँ पर भी 80% अंक लाएगा तो उसको हम लोग वोकेशनल में ले जाएंगे, यानी कि व्यावसायिक क्रिया कराएंगे, और यहाँ पर व्यावसायिक क्रियाओं को हम लोग सिखाएंगे। यहाँ पर जो एज रहेगी 15 से 18 रहेगी, और यहाँ पर 18 से प्लस रहेगी। इधर आपका छूट रहा था, अगर यहाँ पर बच्चे ने 80% अचीव कर लिया, है ना, 80% अचीव कर लिया बच्चे ने, तो उसको हम लोग सेकेंडरी में ले आएंगे, माध्यमिक में ले आएंगे, है ना। और अगर बच्चे ने यहाँ पर 80% माइनस, यानी कि 80% जो है बच्चे ने अचीव नहीं किया, तो उसको हम लोग सीधे ले आएंगे, क्योंकि 14 साल का बच्चा हो जाएगा तो 15 से 18 में ले आएंगे, यानी कि प्री वोकेशनल में ले आएंगे। और उसके बाद में हम बच्चे को क्या करेंगे, 80% यहाँ पर भी अचीव नहीं कर पाएगा बच्चा, क्योंकि पहले से ही नहीं अचीव कर रहा है, तो भैया क्या करेंगे, हम लोग बच्चे को सीधे हम लोग माफ़ कीजिएगा, सीधे हम लोग कहाँ ले आएंगे, व्यावसायिक में ले आएंगे, यानी कि बच्चे को रोज़गार करवाएंगे। तो अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली, यहाँ पर भी बच्चे का व्यक्तिगत कौशल, बच्चे का सामाजिक कौशल, बच्चे का शैक्षणिक कौशल, बच्चे का मनोरंजनात्मक कौशल और बच्चे का व्यवसायिक कौशल, है ना। किसने विकसित किया, तो बात करते हैं भैया जयंती नारायण जी की, है ना, जयंती नारायण जी की। जयंती नारायण जी की बात करते हैं, इन्होंने बच्चों की प्रगति को जांचने के लिए, है ना, इसका विकास किया। और इस पर आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा, आशा है समझ गए होगे, और जब आएगा तो आप इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करके लिखोगे। मैंने आपको छोटे शब्दों में बता दिया है, लेकिन आप इनको ही बढ़ा करके लिखोगे कि कौन कौन सी क्रिया हम लोग करा सकते हैं, है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके मूल्यांकन की। बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो बच्चे को प्लस देंगे, और अगर बच्चा नहीं कार्य कर रहा है तो उसको हम माइनस देंगे, है ना। बच्चे को हम लोग फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट और जेस्चर प्रॉम्प्ट, यानी कि बच्चे को हम लोग शारीरिक सहायता, शाब्दिक सहायता और सांकेतिक सहायता है, हम बच्चे को दे सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें, आपके जो ये टूल्स थे यहाँ पर समाप्त होते हैं। यही टूल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका FACP और PMR है ना, जो ये आपका टूल है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि गंभीर मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए ये जो टूल है FACP PMR यूज़ किया जाता है ना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो लिख लीजिएगा जो भी आपका ये टूल है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने यूनिट 4.4 की, है ना। यूनिट 4.4 की यहाँ पर जो भी कौशल हैं, इनके असेसमेंट यानी कि आकलन के लिए, विभिन्न कौशलों के आकलन के लिए सामग्री को तैयार करना, है ना। कौन कौन सी सामग्री जो है वो तैयार की जाएगी, कौन कौन से मटेरियल लगाए जाएंगे, कैसे होगा। तो कहेंगे जो भी सामग्री तैयार करेगा, कौन तैयार करेगा, शिक्षक तैयार करेगा, है ना, क्योंकि शिक्षक ही चीज़ों को पढ़ाएगा, बच्चे का आकलन करेगा, बच्चे के कौशल को सिखाएगा। तो कौन करेगा, शिक्षक करेगा। तो यह तय करेगा शिक्षक कि बच्चे का सत्र क्या है, क्या सिखाना है और बच्चे को किन लक्ष्यों तक पहुंचाना है ना। इसके बाद में जो भी शिक्षार्थी हैं सीखने के लक्ष्य को संप्रेषित करेंगे, बच्चे को सिखाया जाएगा। इसके बाद में क्या किया जाएगा, बच्चों से जो संकलित प्रश्न हैं उनको पूछा जाएगा, शिक्षार्थियों की जो समझ है उसको विकसित किया जाएगा, और जो भी कार्य डिज़ाइन है ना, इनका उपयोग किया जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए
उनका आकलन किया जाएगा, मानदंड की व्यवस्था की जाएगी और क्या दिया जाएगा, फीडबैक भी दिया जाएगा। जो बच्चों ने सीखा है उसका फीडबैक भी दिया जाएगा, है ना। उसके बाद में जो भी परीक्षण कराया जा रहा है उसका मूल्यांकन और उसको बढ़ाने के लिए उस परीक्षण को बढ़ाने को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को बनाया जाएगा। ऐसे ही अगर हम डिज़ाइन की बात कर लें, क्योंकि डिज़ाइन जो भी तैयार की जाएगी, है ना, डिज़ाइन जो भी तैयार की जाएगी प्रश्न और कार्य उदाहरण दे करके, है ना, जो भी प्रश्न होंगे उनके जो कार्य होंगे उनको उदाहरण दे करके, घटना के बारे में बता करके, उनको व्याख्या दे करके चीज़ों को हम आदान प्रदान करके बच्चों को सिखा सकेंगे। बच्चे को नमूने के माध्यम से कक्षा की शैली में गहरी समझ विकसित करके बच्चों को हम सिखा सकेंगे। बच्चे के लिए प्रश्नों को उदाहरण दे करके और जो भी समझ समीक्षा है इसको प्रयोग करके हम बच्चे को सिखा सकेंगे, है ना। योगात्मक परीक्षण जो भी बच्चे का होगा, है ना, जो भी छात्र होंगे इनके भविष्य को बढ़ावा देना, इनके अवसरों देना, ये करेंगे और जो भी कौशल होगा बच्चे का वो विकसित करेंगे। जो भी सहयोगी कार्य होंगे उदाहरण के माध्यम से बच्चे को अलग अलग सामग्री के माध्यम से हम लोग विकसित करेंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण क्या है, 4.5 में डॉक्यूमेंटेशन क्या है, दस्तावेजीकरण क्या है, या हम कह सकेंगे बच्चे का रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन क्या है, इस पर बात की गई है। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि रिपोर्ट लेखन पर और बच्चे की दस्तावेजीकरण पर। तो कहेंगे कि बच्चा जब भी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसका एक रिकॉर्ड, बच्चे का स्तर, बच्चे का पाठ्यक्रम, है ना, बच्चे का कौशल, अवधारणाएं और जो विशेषताएं हैं इनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, दस्तावेजीकरण किया जाता है। जो दस्तावेजीकरण हम लोग फोटोग्राफ, वीडियो टेप, ऑडियो के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और जो भी लेखन है इसका भी हम लोग जो भी फोटोग्राफ या लेखन है इसका भी हम लोग दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। यानी कि सुनिश्चित रूप से उनको निश्चित किया जा सकेगा और जो भी गतिविधियां होंगी इनके लिए इनके अनुभव को शामिल किया जा सकेगा। जो भी चेकलिस्ट होगी वो बनाई जाएगी, बच्चे का जो पाठ्यक्रम परिणामों का जो आकलन है वो किया जाएगा, चेकलिस्ट का मूल्यांकन किया जाएगा, इसको प्रभावी बनाया जाएगा। बच्चे के लिए पोर्टफोलियो, बच्चे का जो नमूना है, समय समय पर जो चीज़ें बच्चे को दी जा रही हैं उन अवधि को बच्चे को सिखाया जाएगा, बच्चे की प्रगति की जाएगी। ऐसे ही बच्चे का दस्तावेजीकरण करके कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो भी चीज़ें हैं उनको शामिल किया जाएगा। कह सकेंगे कि जो भी विचार और अवसर बच्चे के हैं वो प्रदान किया जाएगा और इन सभी चीज़ों को एक लिख करके, इनके परिणामों को लिख करके या व्याख्यान के द्वारा इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, दस्तावेजी इन सभी चीज़ों का किया जाएगा, यानी कि सजो करके रखा जाएगा, जिससे कि जब भी बच्चे की चीज़ें देखी जाए तो ये देखा जाए कि बच्चा जब आया था तब बच्चे का स्तर क्या था और बच्चे ने जब कौशलों को सीखा तब उसका स्कोर, उसका मानक, उसका प्रतिशत, है ना, ये कितना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका रिपोर्ट लेखन है इसमें भी चीज़ों की, बच्चे की रिपोर्ट को तैयार करके चीज़ों को लिखा जाएगा। जो भी स्कोर है, पैटर्न है, जो भी चीज़ें की मदद की गई, कैसे बच्चे ने सीखा, उसकी ज़रूरतें क्या थी, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट लेखन में आपको देखने को मिलेंगी। इसको आप बेहतर करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भैया आपका यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। और भैया कितना टारगेट है अपना, 50K का टारगेट है, 50K का टारगेट है ना, और 44K अपने पास हो चुके हैं। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप 6K को कैसे बढ़ाते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ में। और यूनिट 5 जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। आपकी वीडियो समाप्त करने के बाद में, यूनिट 5 को समाप्त करने के बाद में ही जो HI और जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हमारे भाई बहन हैं इनकी वीडियो अपलोड होगी। चौथी वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी 5 की आ जाएगी और आपका जो भी ये सब्जेक्ट है ये समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।